नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। डी वाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के सीजेआई हैं, वो जाते जाते अब पूरे देश को जोर का झटका धीरे से दे गए हैं। जी हाँ, हमने आपको पहले बताया था कि 5 बड़े फैसले थे जिन पर डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो बेंचेस थी वो सुनवाई कर रही थी। और इनमें सबसे पहला जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला था वो मदरसा बोर्ड वाला था। उस पर भी चंद्रचूड़ ने एक बड़ा झटका दिया। लेकिन अब जो आखिरी फैसला उन्होंने सुनाया है ये और भी बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने देश के लोगों को और संविधान को भी एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संरक्षक के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है कि संविधान की अपने ही तरीके से सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहा है, जो कि संवैधानिक भावना के लगभग विपरीत होता है। एक 7 जजों की बेंच थी जो सुनवाई कर रही थी एएमयू वाले मामले की। अब एएमयू का मामला क्या है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, और इस बेंच में कौन कौन जज थे, क्या फैसला हुआ है, किस तरीके से फैसला हुआ है, इस पर भी हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो 7 जजों की बेंच थी, इसमें जो प्रमुख थे इस बेंच के वो थे डी वाई चंद्रचूड़, क्योंकि वो सीजेआई हैं। और उनके बाद थे दूसरे नंबर पर संजीव खन्ना जो कि वेटिंग सीजेआई हैं। उसके अलावा इसमें सूर्यकांत भी थे जो तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। फिर इसमें मनोज मिश्रा, जेबी पारदीवाला और दीपांकर दत्ता, सतीश चंद्र शर्मा, ये 7 टोटल जजेस थे इस पूरी बेंच में। ये जो फैसला आया है ये फैसला 4-3 के बहुमत से आया है, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने इस फैसले को दिया है। और इसके विरोध में थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये अगर आप सोच लीजिए कि अगर डी वाई चंद्रचूड़ का फैसला विरोध पक्ष में होता तो ये फैसला शायद पलट जाता। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने से डी वाई चंद्रचूड़ अपनी तमाम बातें कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वो खुद को सनातनी और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों को ये डाउट हो रहा था कि कहीं ये जो 5 फैसले इनकी बेंच के रुके हुए हैं उनके लिए माहौल तैयार करने की कोशिश तो नहीं है। इसको लेकर जो लिबरल गैंग था, अर्बन नक्सल गैंग था या कांगी वामी गैंग था, वो इनकी खूब बुराई कर रहा था, इन पर सवाल उठा रहा था। लेकिन जाते जाते वो उस पूरे गैंग को जिस तरीके से खुश कर गए हैं, वो आने वाले समय में संविधान के लेकर तमाम सवाल भी पैदा करेगा। अब इस मामले की जो सुनवाई थी वो जज कर रहे थे, वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इसकी पैरवी कौन लोग कर रहे थे उसको आप अगर और सुन लेंगे तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। इसमें एएमयू की तरफ से या एएमयू का पक्ष रखने के लिए जो वकील थे उनमें पहला नाम है राजीव धवन। ये वही राजीव धवन है जो राम मंदिर मामले में राम मंदिर का विरोध करता हुआ नजर आया था। उसके अलावा दूसरे नंबर पर था कपिल सिब्बल। फिर इसमें सलमान खुर्शीद भी था। और सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा था वो रख रहे थे अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी और उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी टीम। यानी यहां पर ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से इस पूरे कांगी वामी या अर्बन नक्सल वाले गैंग के जो झंडा बरदार वकील हैं वो उठाए हुए थे। और यही वजह रही कि डी वाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया वो जोर का झटका धीरे से उन्होंने दे दिया, क्योंकि राजीव धवन और कपिल सिब्बल सरीखे वकीलों की दलीलों को ज्यादातर बड़े बड़े जज कभी भी खारिज नहीं करते हैं उस तरीके से। जैसे आपने देखा भी होगा कि राम मंदिर के मामले में जब दलीलें हो रही थी तो राजीव धवन ने तमाम झूठ बोले थे, तमाम निराधार बातें की थी, उसके बावजूद जजेज उससे रिक्वेस्ट करते नजर आए थे। और उसका नखरे भी लोगों ने देखे थे, किस तरीके से उसने अपना गाउन तक फेंक दिया था, तमाम बातें की थी, तमाम ड्रामे राजीव धवन ने किया था। वही राजीव धवन इस केस में भी पैरवी कर रहा था एएमयू की। अब इस पूरे मामले को समझ लीजिए कि मामला है क्या। एएमयू की जो स्थापना हुई थी वो पहले एक स्कूल के तौर पर हुई थी और उसके बाद इसको 1920 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस एक अधिनियम के तहत कानून के तहत इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था।
इसकी स्थापना में मुख्य रोल सैयद अहमद खान का रहा था, जिन्हें सर सैयद भी कहा जाता है। वो एक ब्रिटिश काल में जज भी रहे थे और मुस्लिमों के जो एंग्लो मोहम्मडन शिक्षा को लेकर उसके एक तरीके से अगुआ भी थे। सैयद अहमद ने इसकी स्थापना की, इसके लिए चंदा जुटाया और उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी बन गया। 1967 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था, अजीज वाजा केस था ये। इसमें यह फैसला सुनाया गया था कि जो संस्थान केंद्रीय संसद के द्वारा या विधि के द्वारा स्थापित किया गया है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। इसको लेकर ये फैसला आ गया, तमाम बवाल मचा। फिर बाद में तुष्टीकरण का जब राजनीति देश में शुरू हुई, कांग्रेस ने जब तुष्टीकरण फैलाना शुरू किया तो 1981 में इंदिरा गांधी की तुष्टीकरणवादी सरकार ने संसद में एक कानून पास करके इस अजीज वासा केस को उलट दिया और उन्होंने एएमयू का अल्पसंख्यक वाला दर्जा बरकरार रख दिया। ये बात है 1981 की। कांग्रेस इसके लिए कुख्यात रही है। आपको याद होगा साहबानो केस में इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चला और उस केस के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में फैसला दिया कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जो कि आर्टिकल 30 है भारतीय संविधान का, उसके तहत, क्योंकि इसकी स्थापना सरकार ने की है, सरकार इसको फंड करती है और ये एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसको विशिष्ट किसी अल्पसंख्यक मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस 2006 के फैसले के बाद फिर से चूंकि भारत की सत्ता में कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण वाला वो ग्रुप ही था और इसीलिए मनमोहन की सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन हुआ यह कि 2014 में भारत में फिर से जो तुष्टीकरणवादी सरकार थी वो चली गई और राष्ट्रवादी सरकार नरेंद्र मोदी की आ गई। उन्होंने अपना स्टैंड इस पूरे मामले में बदल दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दलीलें दी और ये अपना पक्ष रखा कि अल्पसंख्यक का दर्जा एएमयू के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और केंद्रीय यूनिवर्सिटी के तौर पर इसको मान्यता मिली हुई है, इसलिए इसका अल्पसंख्यक वाला दर्जा नहीं होना चाहिए। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार ने यह मान लिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उससे सहमत हैं। इसके बाद तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और रंजन गोगोई जब 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब उनकी एक बेंच के सामने ये मामला आया। 3 जजों की बेंच थी, तो उन्होंने, चूंकि ये अजीज वासा वाला जो मामला था वो 5 जजों की बेंच ने सुना था, इसलिए इस मामले को सुनने के लिए 7 जजों की बेंच बनाई गई और इसी 7 जजों की बेंच ने अब अपना फैसला सुना दिया है, जो कि सीधे तौर पर संविधान की अपने हिसाब से व्याख्या करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बेंच ने एक और बात कही है कि यह मामला पूरी तरीके से अभी निपटा नहीं है, अभी इसको एक 3 जजों की रेगुलर बेंच सुनेगी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की व्याख्या करेगी। यानी यहां उन्होंने ये कहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा तो हम बहाल करते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के इंदिरा गांधी वाले उस एक्ट को जो पलटा था उसकी व्याख्या एक 3 जजों की रेगुलर बेंच करेगी। एक तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने फैसला एएमयू के पक्ष में दे दिया है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्होंने एक लाइन छोड़ दी है कि इसको अभी 3 जजों की बेंच और सुनेगी। अब इसमें जिस तरीके से फैसला लिया गया है, तमाम सवाल इसमें उठाए गए थे। सवाल ये था कि क्या कोई केंद्र सरकार की संस्था जो बनी हुई है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि जो अल्पसंख्यक संस्था है या जो संस्था है वो किस उद्देश्य से और किस व्यक्ति के दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर उन्होंने माना कि चूंकि ये संस्था जो थी वो सैयद अहमद खान के दिमाग की उपज है, जो कि एक अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यकों ने इसको फंडिंग की थी, इसलिए इसे एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जाना चाहिए। अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो जिन्ना ने एक बार इसको जिहादी मानसिकता या पाकिस्तान बनाने के लिए शस्त्रागार या आर्मरी की भी संज्ञा दी थी।
एक बयान में जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें अपनी आजादी के लिए एएमयू की तरफ देखना है, जो हमारे लिए गोला बारूद उपलब्ध कराएगा। यानी कि इसकी जो जिहादी फैक्ट्री के तौर पर इसको पहले देखा जाता था। अब उसी को बहाल करने की बात कर दी है भारत के वर्तमान सीजेआई ने, जो अब चंद दिनों के मेहमान हैं, और जाते जाते उन्होंने एक ऐसा झटका दे दिया है पूरे देश को, जिससे उबर पाना अब आने वाले भविष्य में संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें एएमयू में देखने को मिलती है, वहां पर जो बहुसंख्यक समाज है उसको दिवाली नहीं मनाने दी जाती है, जिन्ना की तस्वीरें वहां टंगी हुई हैं, और तमाम ऐसे ही जिहादी तत्व वहां पर उनका बोलबाला है, जिसको लेकर लोगों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा। केंद्र सरकार की फंडिंग से चलने वाला कोई भी संस्थान इस तरीके की जिहादी गतिविधियों में कैसे लिप्त हो सकता है, वहां पर भारत के लोगों के साथ भेदभाव कैसे किया जा सकता है, संविधान के अनुरूप दिए गए आरक्षण के तमाम नियमों को कैसे ताक पर रखा जा सकता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर यही होने वाला है कि एएमयू में अब तक जो आरक्षण और दूसरे सरकारी जो नियम कानून नहीं चल रहे थे, वो आगे भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक तरीके से उन पर रोक लगा दी है चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने, जिसमें 4-3 के बहुमत से फैसला हुआ है। हालांकि 3 जजों ने इस पर कड़ा विरोध जताया, और ये विरोध दर्ज कराने वाले साहसी जज थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रुप था जो कि डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में अब तक ऐसे विवादास्पद कई फैसले ले चुका है, चाहे वो जस्टिस जेबी पर्दीवाला हो या मनोज मिश्रा, उनको डीवाई चंद्रचूड़ का पिछलग्गू ही माना जाता है। और वही स्थिति लगभग संजीव खन्ना के लिए भी है, जो आने वाले समय में यानी 10 नवंबर के बाद भारत के नए सीजेआई बनने वाले हैं। मदरसा बोर्ड वाला फैसला भी इसी बेंच ने लिया था, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा और जेबी पार्दीवाला थे। ये पता नहीं किस तरीके से इनका सेटिंग है, क्या है, एक ही तरीके के फैसले देते हैं, और ज्यादातर ये जो फैसले होते हैं जिहादी मानसिकता या भारत के संविधान को अलग तरीके से देखने या उसकी व्याख्या कराने वाले लोगों के पक्ष में जाता रहा है। पिछले इनके फैसलों पर अगर गौर किया जाएगा तो आपको नजर आएगा कि ये अलग तरीके से संविधान की व्याख्या करते हुए नजर आते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल वाला मामला हो या दूसरे कई मामलों में इस तरीके की बातें ये पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बात सामने आई है कि 3 और 4, यानी कि अगर इसमें डीवाई चंद्रचूड़ को बीच में रख लिया जाए तो 3-3 का ये फैसला था, और इस फैसले को एएमयू के पक्ष में करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की मानी जा सकती है तो वो डीवाई चंद्रचूड़ की मानी जा सकती है। अगर डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में संविधान की सही तरीके से व्याख्या की होती और संविधान सभा के अंदर जो बहसें हुई थी संविधान पर उनको ध्यान में रखा होता, तो शायद वो इस तरीके का फैसला नहीं लेते, और हो सकता है ये फैसला 5-2 भी हो सकता था, क्योंकि चाहे जेबी पर्दीवाला हो चाहे मनोज मिश्रा हो, अगर डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में इस फैसले के खिलाफ जाते या एएमयू के खिलाफ जाते तो निश्चित तौर पर वो दोनों भी इस तरफ आ सकते थे, और हो सकता है ये सर्वसम्मति से फैसला हो जाता कि जो एएमयू है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अकेले डीवाई चंद्रचूड़ के उस तरफ होने से बाकी 3 जज भी उनके पक्ष में खड़े हो गए, और बाकी के जो 3 जज थे जो इसमें संविधान की सही तरीके से सवाल उठा रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। अब इसका असर ये पड़ेगा कि एएमयू में जो कुछ हो रहा है वो लगातार जारी रहेगा। इस दिवाली पर भी देखने को मिला था कि किस तरीके से वहां पर लोग दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ झगड़ा फसाद हुआ होता है। वहां तमाम ऐसे केसेस भी आते हैं। हमारे एक पुराने जानने वाले थे, उनके खोपड़ी में पीछे एक गोल गड्ढा सा था। हमने एक बार उनसे पूछा कि ये गड्ढा आपकी खोपड़ी में कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया था कि मैं एएमयू में पढ़ता था और मेरी चोटी हुआ करती थी। वहां पर जो लड़के थे तो वो बार बार चोटी खींचते थे, और एक बार मेरी चोटी इस तरीके से खींची कि पूरा का पूरा गुच्छा खिंच गया था और उसमें घाव हो गया था, जिसकी वजह से अब उसमें बाल नहीं आते और वहां एक गड्ढा हो गया है। ये स्थिति है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर की। वहां पर आप भारत के नागरिक होते हुए भी भारत माता की जय बोल नहीं सकते अकेले में।
हाँ 10-20 लोगों का ग्रुप हो तब बोल सकते हैं, अन्यथा आपको वहां बुली कर दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट कर दी जाएगी। और जब आप पुलिस में केस लिखाने जाएंगे तो पुलिस भी इस मामले को टालने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों खूब विवाद चला था कि जिन्ना जो पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए जिम्मेदार था, उसकी तस्वीरें वहां पर क्यों है, जिन्ना की तस्वीरों पर वहां गोष्ठियां क्यों होती हैं। इस पर भी एएमयू का बहुत बड़ा वर्ग जिन्ना के पक्ष में खड़ा हो गया था और उसे तमाम उल्टे सीधे कुतर्क भी इस पर दिए। एएमयू के इन्हीं जिहादी मानसिकता वाले लोगों या उनके पूर्व विद्यार्थियों का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद जैसे वकील, जो कि संविधान की कम और सिर्फ उन लोगों की बातें ज्यादा करते हैं जो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, भारतीय भावना के विरोधी हैं और भारत को तोड़ने की सोच रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होने वाले और लगभग अपना अंतिम फैसला सुनाने वाले डीवाई चंद्रचूड़ ने जो किया है वो भी पूरे इतिहास में आगे जाना जाएगा और उसको याद भी किया जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ की हिस्ट्री भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इनके जो पिताजी थे यशवंत चंद्रचूड़, वो भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए चीफ जस्टिस रहे थे और उन पर कृपा इंदिरा गांधी की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ भी उनके बाद सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए लगभग चीफ जस्टिस रहे हैं। और इस सब के पीछे हमने आपको बताया था कि खेल क्या होता है। ये जो जजेज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होके आ जाते हैं, दरअसल ये जो वकीलों के तौर पर इनको पहले पिक कर लिया जाता है और एक सेट फॉर्मूला है कि अगर किसी वकील को हाईकोर्ट का जज, चाहे वो एडॉक जज पहले बनाया जाए या फिर रेगुलर जज बना दिया जाए, अगर वो 38, 39 या 40 साल के आसपास उसको जज बना दिया जाएगा तो वो प्रमोट होते होते उसके भारत का चीफ जस्टिस बनने की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। क्योंकि आने वाले 24-25 सालों में वो प्रमोट होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के भी चांसेस बन जाते हैं। दूसरी तरफ हायर जुडिशरी से जो प्रमोट होकर जज आते हैं वो जज बनते बनते उन्हें रेगुलर जज बनते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते उनकी उम्र 60 से ज्यादा हो चुकी होती है और सीनियरिटी के हिसाब से वो पिछड़ जाते हैं। पहले ही रिटायरमेंट उनका हो जाता है, उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, उसके बावजूद वो लोग सुप्रीम कोर्ट का या तो चीफ जस्टिस बन नहीं पाते हैं या बन पाते हैं तो महीने 2 महीने 60-70 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, इस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाते हैं। लेकिन जो लॉबी, जो कॉलेजियम की लॉबी बन गई है पिछले 30 सालों में भारत के संविधान को दरकिनार करते हुए, वो लॉबी ये ध्यान रखती है कि अपने लिए अपने हिसाब से अपनी सोच वाले उन जजों को पिक किया जाए और ये जज भी पिक करने का एक बड़ा अटपटा सा फॉर्मूला है। ये हर हाई कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों को नहीं चुना जाता है, इसके लिए भी 3-4 हाई कोर्ट है जहां से ये वकील उठाए जाते हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट को भी इसमें ले लिया जाता है और उसके अलावा चेन्नई हाई कोर्ट यानी मद्रास हाई कोर्ट को भी इसमें रखा जाता है। यानी इन्हीं 4 हाई कोर्ट से उन वकीलों को उठाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जिनकी जो वकालत है वो नहीं चल रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पिछले जो जज रहे होते हैं या अटॉर्नी जनरल जैसी पोस्ट पर लोग रहे होते हैं, उनके वो बेटा बेटी या रिश्तेदार होते हैं और बाद में उनको पहले हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, फिर हाई कोर्ट से वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाते हैं, फिर वहां से प्रमोट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आते हैं और अंत में चलते चलते वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं। यही आप चाहे देखें तो चंद्रचूड़ के मामले में हुआ, संजीव खन्ना के मामले में भी वही है और दूसरे भी जो जज रहे हैं उनके मामले में भी वही है। कहने को तो ये जज प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग हाई कोर्ट का, लेकिन वास्तव में अगर इनका मूल जो देखा जाए तो ये 4 ही हाई कोर्ट से आते हैं और उन्हीं 4 हाई कोर्ट का दबदबा बना हुआ है। और एक दूसरा जो तरीका है चीफ जस्टिस और जजेस को देखने का, वो होता है बार और बेंच, यानी कि वो बार से आया है, वकील के तौर पर चुना गया है, या बेंच से आया है यानी कि वो जज के तौर पर प्रमोट होकर आया है। लेकिन शुरुआत में ये ज्यादातर बार से होते हैं, फिर चूंकि ये हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे होते हैं, तो वहां से फिर जब बाद में देखा जाता है तो फिर इन्हें भी बेंच में ही गिन लिया जाता है। लेकिन अगर भारत का पूरा इतिहास खंगाला जाए तो देखने में यही मिलेगा कि बेंच से यानी कि जजेस के पोस्ट से प्रमोट होकर चीफ जस्टिस बनने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।
और खासकर ये जो कॉलेजियम का ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने संस्था बना ली है, उसके बाद तो ये बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। और इसी की वजह से हाई कोर्ट्स में भी वही लोग चीफ जस्टिस बने हुए दिखते हैं जो एक वकील के तौर पर पहले हाई कोर्ट का जज बनते हैं और प्रमोट होकर के वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। बाद में अगर उनका समय बचता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। इस पर बड़े एक आंदोलन की जरूरत है, जनता को इस पर सोचना पड़ेगा। जनता जो ये मानकर चलती है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, ये एक गलत धारणा है, एक अंधविश्वास है। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर नहीं है, बल्कि विधि का सर्वोच्च दरबार है। अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट का मतलब दरबार होता है, सुप्रीम का सर्वोच्च, और लॉ का मतलब विधि, विधि का सर्वोच्च दरबार, और इसको एक दरबार के तौर पर ही स्थापना की गई थी। लेकिन आप देखेंगे जब भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आप देखते हैं तो वकीलों को मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, ये लॉर्डशिप कहते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो जज को प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु, भगवान, इस तरीके के शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। जबकि बीच में एक फैसला ये आया था कि उन्हें प्रभु कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें सर कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक तरीके से संविधान से और देश से भी ऊपर मान लिया है, और ये मानकर चलते हैं कि न तो कोई उनकी आलोचना कर सकता है, न कोई उन पर सवाल उठा सकता है। और ऐसा देखने को भी मिलता है। बड़े बड़े पत्रकार जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की व्याख्या करते हैं तो बड़े डरे हुए दिखाई देते हैं। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके के शब्दों को बार बार इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनके खिलाफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू न हो जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में है, और जनता को ही भारतीय संविधान ने संप्रभु बनाया है। संविधान की पहली लाइन कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इन द प्राइम मिनिस्टर, नॉर इन द प्रेसिडेंट। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये तो उनके बाद हायरार्की में बहुत पीछे आते हैं। उसके बावजूद लोग डरते हैं। जो लोग कानून की जानकारी रखते हैं वो ज्यादातर वकील होते हैं, और वकील कभी भी अपनी वकालत को बंद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करेगा तो उसके केसेस में उसे ज्यादातर हार ही देखने को मिलेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनकी जो छवि ऐसी बन जाती है कि लोग उन पर सवाल नहीं उठा पाते। वो कुछ भी कहे, लोग उनके खिलाफ सवाल करने से डरते हैं। लेकिन हम आपको बार बार कहते रहे हैं और हम बार बार सवाल उठाते रहे, इसके पीछे की वजह ये है कि हमने भी उसी कानून को उसी विद्यालय से पढ़ा है जिससे डी.वाई. चंद्रचूड़ पढ़कर आए थे, या अभी आने वाले जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना पढ़कर आए थे, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस लॉ सेंटर। वहीं से सलमान खुर्शीद भी पढ़ा है, वहीं से कपिल सिब्बल भी पढ़ा है। तमाम जो बड़े बड़े जजेस हैं, तमाम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस आप देखेंगे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में करीब 30% से ज्यादा जजेस ऐसे हैं जो सीएलसी से पढ़कर आए हैं। तो यही वजह है कि हम चूंकि इनकी उन राज को जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो संविधान के दायरे में है, और उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम बार बार जो सवाल उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट की संस्था पर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था को जिस प्रोसीजर के तहत चलाया जा रहा है, जो लोग इसको चला रहे हैं या जो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का या संवैधानिक उपबंधों का, हम उन पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल उठाना भारतीय परंपरा में और संविधान के अनुरूप ही है, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जनता को भी ऐसे सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे सवाल नहीं उठेंगे तब तक इसी तरीके की जजेस की मनमानी चलती रहेगी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद जैसे वकील कानून को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करा पाने में कामयाब होते रहेंगे। जय हिंद।